चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम शुरू करने वाले हैं। चलिए तो अब देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है, ये 4 समुच्चय दे रखे हैं, हमको इनके उपसमुच्चय लिखने हैं। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसके सभी अवयव इसमें विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो देखो इन सभी के उपसमुच्चय कैसे लिखेंगे। सबसे पहला उपसमुच्चय होता है फाई। फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फाई में एक भी अवयव नहीं होता है, ये खाली होता है। ठीक है, तो ए का सबसे पहला उपसमुच्चय हो जाएगा ये फाई। ठीक है, उसके बाद देखो कितने अवयव हैं इसमें, एक अवयव है। इसके अंदर एक अवयव है तो ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फाई हो जाएगा इसका अवयव। सबसे पहले ए का उपसमुच्चय फाई हो जाएगा, उसके बाद ये खुद ही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही अवयव है। आगे इसका देखो ए कोमा बी का। ठीक है, ये सेट दे रखा है ए कोमा बी। इसके अगर हम उपसमुच्चय लिखेंगे तो देखो फाई हो जाएगा सबसे पहले तो, क्योंकि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। उसके बाद ए अवयव लेंगे हम इसमें से। ठीक है, ए अवयव ले लिया तो ये जो सेट बना है ये भी इसका उपसमुच्चय होगा। उसके बाद एक अवयव अगला ले लेंगे बी। ये जो समुच्चय है ये भी इसका उपसमुच्चय बनेगा। उसके बाद एक एक अवयव दोनों ले लिए हमने, अब दो दो अवयव लेंगे। ठीक है, तो दो ही हैं ये पूरे, तो पूरा का पूरा सेट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ए कोमा बी ये जो सेट है ये भी खुद खुद का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो ए कोमा बी के 4 उपसमुच्चय बन गए। फाई बन गया, ए बन गया, बी बन गया और ए कोमा बी बन गया। ठीक है, इसी तरीके से 1,2,3 का अगर हम उपसमुच्चय बनाएंगे तो सबसे पहला उपसमुच्चय तो फाइव बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको एक एक अवयव लेने हैं तो एक ले लिया, फिर हमने दो ले लिया, उसके बाद हमने तीन ले लिया, उसके बाद हम लेंगे दो दो अवयव। ठीक है, तो एक और दो ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो एक और दो ले लिया, उसके बाद दो और तीन, उसके बाद तीन और एक ले लिया। ठीक है, एक और तीन भी लिख सकते हैं, तीन और एक भी लिख सकते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने दो दो अवयव ले लिए, अब हम तीन तीन अवयव लेंगे तो इसमें तीन ही अवयव हैं तो ये पूरा का पूरा सेट ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1,2,3 समुच्चय के उपसमुच्चय ये बन गए। एक तो फाइव बन गया, एक दो तीन, एक दो दो तीन, तीन एक, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी कि आठ उपसमुच्चय बन गए इस सेट के। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फाई है। फाई का उपसमुच्चय फाई होता है क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं होता, ये खाली होता है, तो ये खुद ही खाली है तो इसका उपसमुच्चय भी खाली होएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। पीए क्या होता है? घात समुच्चय होता है, यानी ए समुच्चय का घात समुच्चय होता है, उसको हम पीए से लिखते हैं। ठीक है, पीए के कितने अवयव हैं यदि ए इज इक्वल टू फाइव, यानी कि यदि ए हमारा फाइव होगा तो पीए में कितने अवयव होंगे। तो पीए क्या होता है? घात समुच्चय क्या होता है? सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे समझेंगे हम, ये समुच्चय दे रखा है, इसके 4 उपसमुच्चय बन गए ये। ठीक है, अगर हम इसका घात समुच्चय लिखेंगे, अगर हम इसका घात समुच्चय लिखेंगे तो इन सभी उपसमुच्चयों का एक समुच्चय बन जाएगा, उसको हम घात समुच्चय बोलते हैं। अगर हम इसका घात समुच्चय लिखेंगे तो ये एक समुच्चय है और इसका घात समुच्चय इसके उपसमुच्चयों का एक समुच्चय बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखो पी ए है ये, ए में कितने कितने अवयव हैं? 0 अवयव है, मतलब कुछ भी नहीं है, फाई है। तो फाई का उपसमुच्चय भी क्या होता है? फाई होता है। अब इस उपसमुच्चय का समुच्चय बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कितने अवयव होंगे? एक अवयव होगा फाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? एक अवयव होगा, वो भी क्या होगा? फाई होगा। ठीक है, एक अवयव, अवयव। ठीक है, अंतराल के रूप में लिखिए। अब हमको अंतराल लिखना है। ठीक है, ये कुछ समुच्चय दे रखे हैं 4, इनको हमको अंतराल के रूप में लिखना है। अंतराल क्या होता है?
वास्तविक संख्याओं के सेट R के उपसमुच्चय को अंतराल कहते हैं। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था। तो देखो अंतराल दो तरीका के होते हैं, एक तो खुला अंतराल होता है और एक बंद अंतराल होता है। खुले अंतराल में इन जो ये पॉइंट होते हैं, अंत्य बिंदु होते हैं, इनको शामिल नहीं करते, और जो बंद अंतराल होता है उसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 है, 4 से x जो है वो क्या है, बड़ा है, -4 से x बड़ा है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है क्या, नहीं है, यानी कि ये 4 जो है वो हमको शामिल नहीं करना। तो 4 की साइड आ जाएगा खुला अंतराल, या फिर विवृत अंतराल भी बोलते हैं। 6 है, 6 के पास बराबर का चिन्ह है, यानी कि 6 हमको शामिल करना है। तो 6 शामिल करना है तो इधर आ जाएगा बंद अंतराल, यानी कि समृत अंतराल, बड़ा कोष्टक। इधर देखो -12 हमको शामिल नहीं करना है, तो शामिल नहीं करना है तो इधर आ जाएगा खुला अंतराल, यानी कि छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो इधर लिख देंगे -12 और खुला अंतराल। -10 भी शामिल नहीं करना, तो इधर भी खुला अंतराल आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो 0 हमको शामिल करना है, यानी बराबर का चिन्ह है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 में बराबर का लग रहा है, तो इधर आ जाएगा बड़ा कोष्टक, या फिर बंद अंतराल जिसको बोलते हैं, समृत अंतराल। ठीक है, तो 0,7। अब इधर देखो 7 में कोष्टक कौन सा आएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, यानी कि 7 को हमको शामिल नहीं करना। शामिल नहीं करना तो छोटा कोष्टक आ जाएगा खुला अंतराल। इधर देखो 3 है, 3 और 4 है ये। ठीक है, तो सबसे पहले 3,4 लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 को शामिल करना है, तो शामिल करना है तो बंद अंतराल आ जाएगा। इधर 4 को शामिल करना है तो इधर भी बंद अंतराल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस वाले का अंतराल ये बन गया, इस वाले का ये, और ऐसे बन गए। ठीक है, अब देखो अंतरालों को समुच्चय के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो पहले तो हमको समुच्चय निर्माण रूप में ये समुच्चय दे रखे थे, और इनको हमने अंतराल में बदल दिया। ठीक है, देखो ये समुच्चय निर्माण दे रखा है, इसको अंतराल में बदल दिया। ये समुच्चय निर्माण है, इसका अंतराल बना दिया हमने। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, अंतरालों को समुच्चय के रूप में लिखो, यानी कि ये सब अंतराल दे रखे हैं हमारे पास, 4 अंतराल दे रखे हैं। ठीक है, इनको हमको समुच्चय बना करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये x होता है ना, x ये वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं को हम लिख तो सकते नहीं, मतलब लिख सकते हैं लेकिन बहुत सारी होती हैं वास्तविक संख्या, अनंत होती हैं। -3 और 0 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या है, तो कब तक लिखेंगे, नहीं लिख सकते, इसलिए हमेशा इनको समुच्चय निर्माण रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले कोष्टक x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब होता है कि जो ये अंतराल है ना, -3 और 0 के बीच की संख्याएं वो सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, कोमा -3। अब देखो -3 को शामिल करना है, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये खुला अंतराल है। खुला अंतराल है तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन। ठीक है, -3 इज लेस देन x, या फिर ऐसे बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन -3, या -3 इज लेस देन x, यानी कि जो हमारे x है ना वो क्या है, -3 से बड़ा है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खुला अंतराल है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से लिखेंगे x इज लेस देन 0। अब यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि इधर भी क्या है, खुला अंतराल है। तो देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0, यानी कि x जो है वो सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और वो कैसी वास्तविक संख्याएं, -3 से बड़ी हैं और 0 से छोटी हैं, यानी कि -3 से बड़ी और 0 से छोटी संख्याओं का समुच्चय है ये। और अंतराल भी यही कह रहा है कि ये -3 से बड़ी और 0 से छोटी संख्याओं का क्या है, समुच्चय। अगर हम इसको देखेंगे अगले वाले को, ठीक है, तो देखो ये कैसे बन जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कोमा 6 को शामिल करना है, 12 को भी शामिल करना है। 6 को शामिल करना है और 12 को भी शामिल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 इज लेस देन x इज लेस देन
12, ठीक है, यानी कि 6 से बड़ी और 12 से छोटी, 6 से बड़ी और 12 से छोटी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बंद अंतराल है, समृत अंतराल है, समृत अंतराल है तो कोष्टक बड़ा लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो x है वो 6 के बराबर भी हो सकता है और 12 के भी बराबर हो सकता है। यहाँ पर बंद अंतराल है यानी 6 भी शामिल करना है और 12 भी शामिल करना है। अगले वाले में देखो 12 तो शामिल करना है लेकिन 6 शामिल नहीं करना, तो 6 शामिल नहीं करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से इस 6 को इस बराबर के चिन्ह को हटा देंगे, यानी हमको अब 6 शामिल नहीं करना, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा, इस वाले में यहाँ से बराबर हट जाएगा और सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले में देखो क्या करना है, अगले वाले को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 4th नंबर को -23,5, ठीक है। इधर तो बंद अंतराल है, इधर खुला अंतराल है, समृत अंतराल और विवृत अंतराल, ठीक है। तो सबसे पहले वही x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि जो x है वो कहाँ से लिया गया है, r में से लिया गया है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से x लिया गया है, ठीक है। अब -23 को हमको क्या करना है, शामिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, -23 इज लेस देन x, साथ के साथ क्या लिखेंगे, बंद अंतराल है ना, तो इक्वल टू, ठीक है, यानी -23 इज लेस देन इक्वल टू x। उसके बाद लिखेंगे 5 या 5, ठीक है, यानी कि x इज लेस देन 5। अब यहाँ पर 5 की तरफ क्या है, खुला अंतराल है, तो 5 को बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है, यानी 5 को शामिल नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। तो देखो इसका तो ये हो गया, यानी कि इधर भी लेस देन आ रहा है, इधर भी लेस देन आ रहा है, यानी बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है, यहाँ पे बराबर आएगा और इधर भी बराबर आएगा, इसके लिए क्योंकि दोनों तरफ क्या है, समृत अंतराल है। इधर खुला अंतराल है, इधर बंद अंतराल है, तो इधर खुला है तो इधर बराबर नहीं आएगा, इधर बंद है तो बराबर आएगा, ठीक है। और ये अभी बताया, ठीक है। -23,5, 5 की तरफ तो विवृत अंतराल तो बराबर नहीं आएगा, -23 की तरफ समृत अंतराल तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित कीजिए, यानी कि ये दो समुच्चय दे रखे हैं, इनके लिए हमको सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है। अब देखो सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ठीक है, वैसे तो हम पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय जो दिए गए समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो, ठीक है, अधिसमुच्चय हो। अधिसमुच्चय का मतलब है कि ये जो समुच्चय दे रखे हैं ना, इनके सारे अवयव उसमें होने ही चाहिए कम से कम, ठीक है। कम से कम ये और ये अवयव तो उसमें होने ही चाहिए, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो कम से कम होने ही चाहिए। देखो कैसे, जैसे मान के चलो यहाँ पर हमको दे रखा है a बराबर x, y, z, ठीक है। अब हमको इसका क्या लिखना है, सार्वत्रिक समुच्चय अधिसमुच्चय लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो मान के चलो 20 का अधिसमुच्चय है, तो b कैसे लिखेंगे, a, b, x, z, l, m, y, यानी कि अब देखो ये अधिसमुच्चय क्यों है, क्योंकि इसके अंदर x भी है, इसके अंदर y भी है, इसके अंदर z भी है, कम से कम ये तो हैं, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हम इसको हटा देंगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो होने चाहिए, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है और समद्विबाहु के लिए लिखना है। तो देखो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, यानी समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज तो होने चाहिए, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे बेस्ट जो आंसर होगा इसका वो ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो सभी संभावित त्रिभुजों, ठीक है, क्या है ये, समकोण त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है,
तो हमने सभी संभावित त्रिभुजों का सेट ले लिया, यानी कि जितने भी इस दुनिया में त्रिभुज है ना वो सब के सब आ गए इसमें। तो ये भी आ जाएंगे इसके अंदर, ये भी आ जाएंगे, जैसे ये था ना ये इसके अंदर आ गया था, ऐसे ही समकोण त्रिभुज भी इसमें आ जाएंगे और समद्विबाहु त्रिभुज भी इसमें आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। देखो कैसे लिखेंगे, मान के चलो इसको मान लेते हैं हम टी, क्योंकि त्रिभुज है ना ट्रायंगल, तो टी मान लिया हमने, ठीक है। देखो एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है, एक्स इज ए ट्रायंगल, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखो हिंदी में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स एक त्रिभुज है, ठीक है, एक्स क्या है, एक त्रिभुज है, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएंगे, सभी त्रिभुज आ जाएंगे। तो उसमें ही समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे, उसमें ही समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। दिया गया है ये तीन समुच्चय दे रखे हैं, ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर दे रखा है 0 2 4 6 8, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से हमको इन सभी के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय ढूंढना है, ठीक है। तो अभी बताया था हमने, सार्वत्रिक समुच्चय वो होता है जिसके अंदर दिए गए सभी समुच्चयों के अवयव विद्यमान होते हैं, यानी ए के भी और बी के भी और सी के भी। तो अब ढूंढो, हम इन सब में ढूंढेंगे, ठीक है, कि ए के कौन कौन से में है, बी के कौन कौन से में और सी के कौन कौन से में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर एक है, इसके अंदर तीन है, इसके अंदर पांच है, ठीक है। अब इसके ढूंढेंगे, इसके अंदर दो है, इसके अंदर चार है, इसके अंदर छह है, यानी ये भी इसके अंदर है और ये भी इसके अंदर है। अब अगला वाला ढूंढते हैं। देखो इसके अंदर छह है, इसके अंदर भी है छह, इसके अंदर आठ है, लेकिन इसके अंदर आठ नहीं है, यानी कि ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। ये है फाइव, फाइव के अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो खुद ही खाली है, तो वो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर ये कहाँ से आएंगे, फिर वो खुद ही खाली है, तो ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर में देखो एक भी है तीन के अंदर, तीन भी है और पांच भी है, दो भी है, चार भी है और छह भी है, जीरो भी है, दो भी है, चार भी है और छह भी है और आठ भी है। अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कम से कम ये तो होने ही चाहिए। तो जो 3 नंबर का सेट है ना, उसके अंदर ये सब के सब विद्यमान है, यानी कि जो ये तीन है ना वो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। अगला देखते हैं ये वाला, इसमें चेक करते हैं। तो देखो इसमें 1 2 3 4 8 तक की गिनती है, यानी ये भी है इसके अंदर, ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो जीरो है ना वो इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। तो ये जो चार ऑप्शन थे इनमें से सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा आ गया, ये 3 नंबर आ गया, ठीक है। तो ये 1.3 प्रश्नावली खत्म हो गई। अब आगे मिलते हैं।